तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है और मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्टर्स है जो हाल ही में घटित हुए हैं और उसके बाद हम जानेंगे कुछ 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, ये जो सादिया तारिक है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इन्होंने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने। ठीक है दोस्तों, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग है। ठीक है दोस्तों, इसे कोलकाता थंडरबोल्ट्स ने जीता है। लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया इन्हें ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है दोस्तों, जो ये ऋण देने का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उन्हें वहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व बैंक ने इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, जुनैद कमाल अहमद को। ठीक है, लेते हैं अगला फैक्ट। दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है पूजा जत्यान ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है, इनका नाम क्या है? पूजा जतियान। मुल्तान के सुल्तान को हराकर पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीता है लाहौर कलंदर्स। ठीक है दोस्तों, मुल्तान सुल्तान ये जो है पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है। इसे हाल ही में लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में हराकर 2022 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है दोस्तों, PSL इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में खेला गया था। लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD का नया CEO किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है अभिषेक सिंह को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का जो नया CEO बनाया है ये बनाया है अभिषेक सिंह को। पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू कौन है? तो दोस्तों ये है कैलाश कुमार। ठीक है दोस्तों, जो कैलाश कुमार है ये पाकिस्तान सेना के और पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू हैं। ठीक है दोस्तों, इनका नाम क्या है? कैलाश कुमार। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी फैक्टफुल है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। लेते हैं कुछ और रिवीजन फैक्ट। अल सल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मनोज महापात्रा को। ठीक है दोस्तों, जो अल सल्वाडोर गणराज्य है, ठीक है, इसमें जो भारत के जो नए राजदूत है उन्हें नियुक्त किया गया है मनोज महापात्रा को। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इनका? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, और ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत, ठीक है दोस्तों, पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इनका? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NASO 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? वायु शोधक NASO 95। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक है। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया? नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली ने। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन ने किस परियोजना को बहुमत से संसद में पास कर दिया? ठीक है दोस्तों, तो ये है अमेरिकी सहयोग परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेपाल की जो सत्ताधारी गठबंधन है इसने अमेरिकी सहयोग परियोजना को जो है बहुमत से संसद में पास कर दिया। ठीक है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को हाल ही में किस योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये बनाया गया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है ये? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को। ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों जो दो लड़कियां हैं इन्हें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए। और वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? तो ये किसने की है? तो दोस्तों ये की है मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है दोस्तों, वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर जो ट्यून है ये मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। राकेश शर्मा को हाल ही में किस बैंक के नए MD और CEO चुना गया? तो दोस्तों ने चुना गया है
IDBI बैंक का। ठीक है दोस्तों, जो राकेश शर्मा है इन्हें MD और CEO चुना गया है IDBI बैंक का। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये किया गया चंद्रभान ख्याल को। ठीक है दोस्तों, इन्हें उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका? चंद्रभान ख्याल। ठीक है, इसको याद करके चलिए, अति महत्वपूर्ण है ये। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों ये चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का जो वार हुआ है, ठीक है, और जो चल रहा है अभी, उसमें जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, खासतौर से विद्यार्थीगण, तो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ठीक है, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सन्नी रामाधीन। ठीक है दोस्तों, जो सन्नी रामाधीन है ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलने वाले स्पिनर थे और इनका अभी हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इनका नाम क्या है? सन्नी रामाधीन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है उमादास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में, राइटर्स के बारे में, कि किस पुस्तक का कौन लेखक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करके चलना है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको उत्तर देना उमादास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं एक और प्रश्न। द ग्रेट टेक गेम नामक नई पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट टेक गेम नामक नई पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ये है अनिरुद्ध सूरी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व NGO दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, विश्व NGO दिवस यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, गैर सरकारी संगठन, ये मनाया जाता है, ये दिवस जो मनाया जाता है 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अब याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट दिए आपको रिवीजन के, ठीक है, जो हाल ही में घटित हुए हैं। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 मार्च। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी दिया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के कब बनाया जाता है, तो आपको बिना हिचकिचाए 1 मार्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस ये हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को महिला और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का जो एड्स कार्यक्रम है इसके द्वारा शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2014 में पहली बार इसे मनाया गया था। ठीक है, इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हम आपके लिए लेके आए थे, इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच को। ठीक है दोस्तों, माधवीपुरी बुच को जो है सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्योंकि ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये माधवीपुरी बुच की है। ठीक है, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, लेते हैं कुछ इनके बारे में फैक्ट और जानते हैं कुछ। हाल ही में केंद्र सरकार ने माधवीपुरी बुच को बाजार नियामक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है सेबी का। इससे पहले माधवी ICICI सिक्योरिटीज़ की पूर्व प्रमुख व वर्ष 2017 से 2021 के बीच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी काम कर चुके। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे माधवीपुरी बुच के। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक रक्षा दिवस को विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 1 मार्च को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी 1 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक रक्षा दिवस को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है,
इसको आप याद करके चलिए, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है, विश्व नागरिक रक्षा दिवस। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये लोगो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता को बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन को खास रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1990 में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा के दिवस के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, कब शामिल किया गया दोस्तों? ये 1990 में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में इसे शामिल किया गया था। तभी से 1 मार्च को विश्व भर में नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर इस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की जो थीम है क्या है? तो यह है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेते हैं कुछ और प्रश्न। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने किस टीम को फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया? तो दोस्तों ये किया ऑप्शन ए, रूस को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में फीफा ने रूस को जो है विश्व कप से बाहर कर दिया है, रूस और यूक्रेन के वॉर के मद्देनज़र। ठीक है दोस्तों, अभी इनका युद्ध चल रहा है, रूस का और यूक्रेन का। ठीक है, तो इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, फीफा ने जो है रूस की टीम को विश्व कप से बाहर कर दिया फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल की जो अभी विश्व कप होने वाला है उससे रूस को बाहर कर दिया है। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरुआत की गई है 2022 की, तो इसका जो शुरुआत की थी ये की थी मनसुख मांडविया ने। ठीक है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान। ठीक है दोस्तों, आपको याद करके चलना है, एमपी सवाल है ये। अगला प्रश्न, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड जो है ये आयोजित किया गया है, कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जानते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो जुंग हो को मिला है इसका अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ली जुंग को। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो मिला है जुंग हो को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो ली जुंग को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए, निखत जरीन ने। ठीक है, निखत जरीन ने अभी हाल ही में स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है ये खेल कूद के विषय से। ठीक है, स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है निखत जरीन ने। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक का समापन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है ऑप्शन बी, राजशाही। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का जो सांस्कृतिक बैठक का जो समापन हुआ ये हुआ है ऑप्शन बी, राजशाही। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। चंद्रशेखर आज़ाद की 51वीं पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों ये मनाई जाती है ऑप्शन डी, 27 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 27 फरवरी को जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की फोटो है, तस्वीर है। ठीक है, जब भी सवाल है तो दोस्तों आपको ऑप्शन डी के ऊपर 27 फरवरी के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो 51वीं पुण्यतिथि है ये 27 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ 23 जुलाई 1906 को। ठीक है, 23 जुलाई 1906 का इनका जन्म हुआ था, और 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी ये कही कि शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। इनका उपनाम था आज़ाद और पंडित जी। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो उपनाम था, ये 2 उपनाम थे इनके, एक आज़ाद और पंडित जी। ठीक है, इनका जन्मस्थल कहाँ पर है? इनका जन्मस्थल है भाभरा गाँव, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज़ाद जो है, आज़ाद और पंडित जी इनके उपनाम है। जन्मस्थल कहाँ पर है? भाभरा गाँव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया उसका नाम, और अलीराजपुर ज़िले में है ये। मृत्यु स्थल दोस्तों कहाँ पर है इनका? यहाँ पर ही शहीद हुए थे। तो दोस्तों ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, और ये प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों,
और ये किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी संगठन था ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था इनका? चंद्रशेखर तिवारी। इनका जो वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी था। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसकी यहाँ की गई है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो पहल है ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। दुर्लभ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 28 फरवरी को। ठीक है, अभी हाल ही में जो दुर्लभ रोग दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिसीज डे हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? ये हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, दुर्लभ रोग दिवस यानी कि रेयर डिसीज डे। ठीक है, यह दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, दुर्लभ रोग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये मनाया गया था 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज यानी कि EuroRDIS। ठीक है दोस्तों, और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दुर्लभ रोग दिवस जो पहली बार 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज यानी कि EuroRDIS जो इनका संगठन है उसके द्वारा मनाया गया था। दुर्लभ रोग दिवस की जो थीम है 2022 के लिए, इसका नाम है अपने रंग साझा करें और इंग्लिश में शेयर योर कलर्स। ठीक है दोस्तों, हिंदी में अपने रंग साझा करें और इंग्लिश में है शेयर योर कलर्स। ठीक है, ये दुर्लभ रोग दिवस की थीम 2022 है ये। पहला दुर्लभ रोग दिवस दुर्लभ रोगों के लिए यूरोपीय संगठन EuroRDIS द्वारा समन्वित किया गया था और 29 फरवरी 2008 को कई यूरोपीय देशों और कनाडा में दुर्लभ विकारों के लिए कनाडाई संगठन के माध्यम से आयोजित किया गया था। तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 29 फरवरी एक दुर्लभ दिन है। ठीक है दोस्तों, 29 फरवरी जो है एक दुर्लभ दिन है। ठीक है, EuroRDIS की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, EuroRDIS। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में और मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो स्वर्ण है ये सही उत्तर है इसका। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन से किलो भार वर्ग में? तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, इस जीत के साथ 27 वर्षीय मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है दोस्तों, बर्मिंघम 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजित कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए बेलगाम में। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास जो है पूर्व धर्म गार्जियन इसका नाम है, ये 2022 में संपन्न हुआ है, होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेलगाम में होने वाला है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत और जापान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक अभ्यास दोनों के देशों के बीच 2018 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये 2018 से शुरू हुआ है। ठीक है, और ये इसका तीसरा संस्करण है ये 2022 में। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि पेपर में सैन्य अभ्यास के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन बी 27 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 27 फरवरी को जो है हाल ही में, सॉरी ऑप्शन ए 27 फरवरी को हाल ही में जो है प्रोटीन दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट।
भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आहार में इस मैक्रोन्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो 2022 जो है अपने तीसरा वर्ष मना रहा है। इस वर्ष भारत प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? खाद्य भविष्यवादी, और इंग्लिश में क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष जो थीम है इसकी क्या है? खाद्य भविष्यवाद, और इंग्लिश में अगर वो आए तो फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है दोस्तों, यह दिन 27 फरवरी 2020 को प्रोटीन के अधिकार द्वारा शुरू किया गया था। लोगों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्याप्त प्रोटीन खपत के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता पहल है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले कब मनाया गया था? ये 27 फरवरी 2020 को प्रोटीन के अधिकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे, आपको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किस आईआईटी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, कानपुर ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने क्या किया दोस्तों? अभी फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी कानपुर जो है सही है इसका। लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? ये है ऑप्शन डी, नारायण राणे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने क्या किया? एसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, जान दो इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भी की है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट था, आपको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह ने। ठीक है दोस्तों, गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया? दोस्तों ये किया ऑप्शन ए, ईरान ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में ईरान ने जो है एक मिसाइल बनाई है, उसका नाम है खैबर बस्टर मिसाइल। ठीक है, इसका अनावरण किया अभी ईरान ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है खैबर बस्टर मिसाइल, और ये जो ध्वज है ये है ईरान का। ठीक है दोस्तों, ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है ये, और ये जो मिसाइल है ये है खैबर बस्टर मिसाइल। ठीक है दोस्तों, जान इसके बारे में कुछ फैक्ट। खैबर एक यहूदी किले का नाम था जिस पर इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगम मोहम्मद के नेतृत्व में कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, खैबर एक यहूदी किले का नाम था जिस पर इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 1450 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। ठीक है, और मिसाइल का जो इंजन है वो ठोस ईंधन से चलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। 1450 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है, और इसमें ठोस ईंधन से ये चलता है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है? पहली बार प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस संगठन मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया हुआ है। पेपर में आने की संभावना है क्योंकि ये एक अभियान है। ठीक है, और पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सा अभियान किस सरकार द्वारा या कहाँ पर चालू किया गया। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जो शिक्षा मंत्रालय और माई गव इंडिया की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। एन राघवन को कितनी अवधि के लिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप यानी कि IRSG का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया है ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए एन राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप यानी कि IRSG के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है,
जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। के.एन. राघवन को अगले 2 साल के लिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह IRSG में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। 31 मार्च को वह सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को IRSG के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। ये 2 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष। ठीक है, और भारत को IRSG की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया है। IRSG अध्यक्ष का पद खाली था क्योंकि कोट डी आइवर, जो कि पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण तट पर एक देश है, ने अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। IRSG प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर के उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है दोस्तों, IRSG की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1944 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये IRSG ये के कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं कुछ और प्रश्न। राष्ट्रपति ने किस व्यक्तित्व की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, लचित बोरफुकन। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया लचित बोरफुकन का। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए गुवाहाटी में 1 साल तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने महान सेनापति की 150 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की नींव भी रखी। ठीक है दोस्तों, कितनी फुट है ये? 150 फुट ऊंची है और ये कांस्य प्रतिमा है ये लचित बोरफुकन की। श्री कोविंद ने कामरूप जिले के डोडोरा में अलाबोई युद्ध के स्मारक की आधारशिला भी रखी है। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेनापति थे। अहोम और मुगलों के बीच 5 अगस्त 1669 में अलबोई की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अहोम को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको आप जान लीजिए। लेते हैं कुछ और फैक्ट। अलाबोई में अपमानजनक हार के बाद लचित बोरफुकन ने 1671 में मुगलों को हराया और असम को वापस लिया। ठीक है दोस्तों, 1671 में क्या किया? लचित बोरफुकन ने मुगलों को हरा दिया और असम को जो है वापस ले लिया। उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे लचित बोरफुकन के लिए हैं। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, असम। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में असम सरकार ने क्या किया? नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा? नदियों में जो नाइट नेविगेशन होता है उसे ये देखेगा। ठीक है, और ये एक प्रकार का ऐप है ये। ठीक है, और ये पहला राज्य है असम जिसने ये ऐप लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए थे। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन हमने आपके सामने लेकर आए। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट भी आपको हमने बतलाए। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाता है। सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद और अंत में जय हिंद।